मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा, कंसल्टेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर से। और आज की इस चर्चा में मेरे साथ यहाँ पे शामिल हैं डॉक्टर सिद्धार्थ तुर्कर सर। सर मैं आपका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर सिद्धार्थ कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो अक्टूबर का मंथ है, ये हर साल अक्टूबर के मंथ में पूरे विश्व में इसको लीवर कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सर मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये मंथ हम लीवर कैंसर अवेयरनेस के रूप में क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? अब लीवर कैंसर जो एक बीमारी है, ये कैंसर का एक बहुत प्रमुख कारण है। एंड इसके बारे में जो ट्रीटमेंट अवेलेबिलिटी है, और काफ़ी बार जो लोग होते हैं ये काफ़ी एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए इस बीमारी का लोगों को जानना और साथ ही साथ लोगों को पता होना कि इसके लिए क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी चीज़ की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम ये महीना सेलिब्रेट करते हैं। सर क्या आप बताना चाहेंगे कि लीवर कैंसर या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, अगर हम मेडिकल टर्म्स में कहें, तो इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं और क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, किन कारणों से लीवर कैंसर किसी मरीज में होता है? अब मैं सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताना चाहूँगा। रिस्क फैक्टर्स मतलब कोई भी ऐसा फैक्टर जिनके कारण ऐसा देखा गया है कि कोई भी कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अब ऐसा डायरेक्ट कॉज के बारे में तो कैंसर में कुछ भी चीज़ बोलना मुश्किल होता है, क्योंकि ये मल्टीफैक्टोरियल है। इसलिए हमें रिस्क फैक्टर जानना ज़रूरी होता है कि हमें समझ सके कौन सा कारण है। तो सबसे पहले रिस्क फैक्टर में जो इंडिया में सबसे कॉमन कॉज है वो है वायरल हेपेटाइटिस, माने कि वायरस के कारण होने वाला जॉन्डिस या पीलिया, जो हम कॉमन भाषा में बोलते हैं। अगर ये कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो काफ़ी दिन तक इस चीज़ को प्रोलॉन्ग करते हैं इन्फेक्शन को, और ये बाद में कैंसर का रूप ले लेता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज में और इवन इंडिया में भी इसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज। तो इसके कारण भी जो लीवर होता है वो डैमेज होता है, और डैमेज होते हुए इसके सेल्स कैंसर का रूप ले सकते हैं। सिरोसिस किसी और दूसरे कारण से, जैसे कि आनुवंशिक बीमारी एक हीमोक्रोमेटोसिस होती है, इसके कारण भी लीवर कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि कॉज रेयर है, बट सिरोसिस उसके कारण भी हुआ तो इन पेशेंट्स में भी इंक्रीज रिस्क होता है। साथ ही ओबेसिटी, डायबिटीज, क्योंकि ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज का रिस्क बढ़ाते हैं, तो ये भी उसका कारण है। अब इसके बाद अगर आगे के और कारणों की बात करें, ऑल्दो रेयर है, लेकिन कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या कुछ केमिकल्स होते हैं जिसके कारण लीवर को डैमेज हो सकता है और ये कैंसर टर्न हो सकता है। इसका एक एग्जांपल होता है अफ्लाटॉक्सिन। ये कई बार स्टोर्ड ग्रेन्स में एक फंगस होती है, उस फंगस के द्वारा ये सिक्रीट किया जाता है, और ये जो फंगस का जो केमिकल्स होता है, इसके कारण भी ये लीवर कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा जो आपका भाग था क्वेश्चन का कि ये किस प्रकार से प्रेजेंट करता है और इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो लक्षण में कई बार तो ऐसा भी होता है कि मरीज को कोई लक्षण नहीं होता है, किसी और चीज के लिए मरीज कोई भी टेस्ट कराते हैं और उनको पता लगता है कि उनको लीवर में कुछ गांठें आई हुई हैं, और जो बाद में लीवर कैंसर के रूप में डायग्नोस होती है। कई बार पेशेंट जो होता है वो ये भी बोलते हैं कि उनको पेट में जो दाहिने भाग में ऊपर की ओर उनको पेन हो रहा है, या कई बार फुलनेस की फीलिंग आती है, या कभी कभी उनको एक हार्ड मास जो है वो वहाँ पे फील होता रहता है। तो ये इस प्रकार के लक्षण रहते हैं। कुछ लोगों का वजन कम होता रहता है, या कुछ लोग स्क्रीनिंग के दौरान जो है जो सिरोसिस के पेशेंट जिनमें रिस्क ज़्यादा रहता है, उनको स्क्रीनिंग के दौरान इस बीमारी का पता लगता है। सर जैसे कि आपने पहले बताया सबसे पहले कि वायरल हेपेटाइटिस ये बहुत मुख्य एक कारण है किसी मरीज में कैंसर, लीवर कैंसर होने का। सर जैसे कि जो मेरे नॉलेज में वायरस हेपेटाइटिस 5 टाइप्स के होते हैं, ABCDE, तो इसमें से क्या कुछ ऐसे हेपेटाइटिस हैं जो जिनमें कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है? और लोगों को ये भी कई बार जानने की उत्सुकता रहती है कि क्या हर प्रकार की वायरल हेपेटाइटिस में कैंसर हो सकता है, या कुछ हेपेटाइटिस ऐसे हैं जो कैंसर से बचे हुए हैं? जी, अब जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि 5 प्रकार के प्रमुख कारण होते हैं वायरल हेपेटाइटिस के। इसमें से वायरल हेपेटाइटिस A और E जो कॉमन पीलिया के रूप में कई बार प्रेजेंट होता है, और इसका जो ट्रांसमिशन होता है फीको ओरल होता है, तो गंदे पानी की वजह से फैलता है। बट हालांकि ये दोनों प्रकार के वायरल हेपेटाइटिस या
कॉमन भाषा में जॉन्डिस या पीलिया के रूप में लोग जानते हैं, तो ये ठीक हो जाता है और इसके कारण बीमारी आगे नहीं बढ़ती। जो कैंसर कॉज करने वाले वायरस हैं, इनका इन्फेक्शन जनरली ऐसे कैंसर ऐसे वायरसों से होता है जिनका इन्फेक्शन काफी दिन तक परसिस्ट करता है, जिसमें मेनली विटामिन हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस आता है। सो हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये खून के द्वारा फैलता है, और या फिर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी हो सकता है। ये हेपेटाइटिस सी वायरस ये भी खून के द्वारा इसका मेजर रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, या फिर ये मदर टू चाइल्ड, या फिर ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है। तो जो वायरल हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है, उन लोगों को ज़्यादा सचेत रहना चाहिए कि आगे चल के ये बीमारी जो है कैंसर में बदल सकती है। सर, लक्षण के बारे में तो आप बता चुके हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किसी मरीज को अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो उसको किस तरह से डायग्नोस किया जा सकता है, किस तरह से कंफर्म किया जा सकता है कि हाँ ये लीवर कैंसर ही है? जी, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो इसके लक्षण होते हैं ये तो बहुत सारी दूसरी चीजों में भी मिल सकते हैं, बट जिनमें लीवर कैंसर का खतरा ज्यादा है, जो रिस्क ग्रुप्स हैं, जैसे कि क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के पेशेंट है और हेपेटाइटिस सी के पेशेंट है, या सिरोसिस ऑफ लीवर उनको किसी और के कारण से हुआ है, तो ऐसे पेशेंट को जनरली स्क्रीन किया जाता है। कई बार ये लोग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के फॉलोअप में रहते हैं, तो सीरम AFP एक वैल्यू होता है जिसके तरीके से इनको स्क्रीन किया जाता है। अगर ऐसा दिखता है कि ये वैल्यू कंटिन्यूसली राइज हो रहा है और काफ़ी सिग्निफिकेंटली हाई हो गया है, देन हम इसमें इमेजिंग का यूज़ करते हैं। इनिशियली कई बार जो डॉक्टर्स हैं वो अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं, और अगर कुछ लेशंस दिख रहे हैं तो बेटर डिफाइन करने के लिए, और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो ट्रिपल फेस CT स्कैन होती है, तो उसके थ्रू कर सकते हैं। अगर उसमें भी डाउट बचता है तो हम लोग कई बार बायोप्सी का इस्तेमाल करते हैं। जी, तो सर अगर किसी मरीज को हमने कंफर्म कर लिया है कि इसको लीवर कैंसर है, तो हमारे पास इलाज के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऐसे मरीजों के लिए? देखिए, इसका जो इलाज होता है लीवर कैंसर का, तो ये डिपेंड कुछ इसके जो फैक्टर्स होते हैं जो हमें सोचने होते हैं। तो सबसे पहला ये है कि ये बीमारी कहाँ कहाँ पे फैली हुई है और ये कितने साइज़ की है। अगर ये छोटे साइज़ की और एक ही जगह पर है, कहीं और फैली नहीं है, तो मे भी कुछ लोकल ट्रीटमेंट ऑप्शन दे सकते हैं, मैं इसका भी विस्तार करूँगा। और अगर ये ऑलरेडी कहीं और स्प्रेड हो चुकी है या फिर इसमें सर्जरी पॉसिबल नहीं है, तो कुछ सिस्टमिक ट्रीटमेंट ऑप्शन अलग रूप से दिए जाते हैं। दूसरा जो चीज़ हमको देखनी होती है, ये देखनी होती है कि पेशेंट का ओवरऑल फिटनेस कैसा है। तो फिटनेस में ये भी आता है कि उनका रेसिडुअल जो कैंसर फ्री लीवर है उसका फंक्शन कितना अच्छा है और वो कितने अच्छे से काम कर रहा है। पेशेंट का लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओवरऑल विदाउट कैंसर हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरी बात हमें ये भी देखनी होती है कि उनमें कॉज क्या है। जैसे वायरल हेपेटाइटिस के कारण हो रहा होगा, तो अगर हेपेटाइटिस बी को हम कंट्रोल करते हैं तो ऐसा देखा गया कि उनका सर्वाइवल इम्प्रूव भी हो जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं किस प्रकार का ट्रीटमेंट है। अब अगर मैं बोलूँ कि अर्ली स्टेज माने कि वो बीमारी जो है वो छोटी है और वो कहीं और फैली नहीं है, तो ऐसे में जो सबसे ट्रीटमेंट ऑप्शन रहता है जो अच्छा है वो सर्जरी का है कि हम सर्जरी के द्वारा उसको निकाल दें। अगर पेशेंट सर्जरी के लिए फिट नहीं है, क्योंकि हमें फिटनेस भी देखना होता है, कई बार पेशेंट ऑपरेबल नहीं रहता है और ये एल्डरली पेशेंट्स में भी होता है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या लोकल रेडियोथेरेपी के द्वारा भी इसको उस वक्त ट्रीट किया जा सकता है। अगर ये बीमारी, और हालांकि काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट ऑलरेडी एडवांस स्टेज में आता है क्योंकि बीमारी लंग्स में या लीवर के बाहर फैल चुकी है, तो ऐसे में सर्जरी या लोकल ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है, तो हमको इसमें सिस्टमिक ट्रीटमेंट ही देना पड़ता है। तो उसके लिए भी पेशेंट को रिस्क स्ट्रैटिफाई किया जाता है कि पेशेंट को कितना रिस्क है कि और कितना बेनिफिट हो सकता है दवाइयों से। तो इसमें जो सिस्टमिक ट्रीटमेंट है, इसमें जो जैसे कि बाकी कैंसर्स में हम कीमोथेरेपी की बात करते हैं, साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी, ये इतना ज़्यादा लीवर कैंसर में असरदार नहीं पाया गया है। तो कुछ टारगेटेड ड्रग्स हैं, टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर्स हम उनको बोलते हैं या VEGF इनहिबिटर्स बोलते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं। और दूसरे प्रकार की जो दवाई होती है वो इम्यूनोथेरेपी दवाई है, ये अभी नई दवाइयाँ आई हैं और इसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया। तो इस तरीके से बीमारी को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, बट इन दवाइयों के थ्रू बीमारी को कम रखा जा सकता है और एक पेशेंट को लाइफ को थोड़ा प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। जी सर, ये तो हमने बात की कि क्या क्या इलाज के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन क्या कोई प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं जिनकी सहायता से अगर मरीज उसको फॉलो करे
ये अपना चेक करवाए तो इस बीमारी को होने से वो बच सके, लीवर कैंसर होने से? जी, जैसे कि मैंने बताया हमारे देश में जो सबसे कॉमन कॉज है वो वायरल हेपेटाइटिस ही है। तो ये हेपेटाइटिस क्योंकि एक इन्फेक्शन और इन्फेक्शन को अवॉइड किया जा सकता है। तो इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए एक तो इसका वैक्सीन अवेलेबल है हेपेटाइटिस बी का स्पेशली। तो ये अगर इसका वैक्सीनेशन अगर होगा तो क्रोनिक इन्फेक्शन डेवलप नहीं होगा और ऑटोमेटिकली लीवर कैंसर का इंसिडेंस कम हो सकता है। सेकेंड थिंग जो इसके प्रिवेंशन में आता है, जो गवर्नमेंट के और इंस्टीट्यूट लेवल पे आता है कि जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिए जाते हैं उनको हमेशा चेक करें, क्योंकि ये मेजर रूट है वायरल इन्फेक्शन के स्प्रेड होने का। तो अभी तो जो भी रिकमेंडेशन है कि हमारे देश में हर एक ब्लड यूनिट को वायरल हेपेटाइटिस बी के लिए चेक किया जाता है कि इसमें ऐसा कुछ संक्रमण का वायरस तो नहीं है, और तभी वो दूसरे पेशेंट को दिया जाता है। तो ये ट्रांसमिशन को रोकने का तरीका है। तीसरी बात ये है कि अगर किसी में ऑलरेडी इन्फेक्शन हो गया है हेपेटाइटिस बी का या हेपेटाइटिस सी का, तो इनको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। अभी दोनों ही वायरस के लिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट मौजूद है, जिसके कारण वायरल लोड को काफ़ी दबाया जा सकता है और इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक और कई बार पूरी तरह ख़त्म भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम लीवर कैंसर के इंसिडेंस को काफ़ी रोक सकते हैं। बट उसके लिए प्रॉपर जो भी इवैल्यूएशन और स्क्रीनिंग रहेगा ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की तरफ से किया जाता है। अब अगर स्क्रीनिंग की बात करें कि ऑलरेडी किसी को हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस के बाद उसको सिरोसिस डेवलप हो चुका है, लीवर ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, तो इन पेशेंट्स में मॉनिटरिंग की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है। तो स्क्रीनिंग हम एक ट्यूमर मार्कर होता है अल्फा फीटोप्रोटीन, उसके द्वारा या अल्ट्रासाउंड के द्वारा करते हैं। इसको एक रेगुलर इंटरवल में 3 से 6 महीने के उसमें करते हैं। अगर ऐसा लगता है कि इसमें कोई मार्कर से एबनॉर्मल आ रहा है, देन हम आगे की जांच, जैसे मैंने बताया था सिटी स्कैन या बायोप्सी की ओर आगे बढ़ते हैं। जी सर, सर काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपने लोगों को लीवर कैंसर, उसकी रोकथाम के लिए और उसके क्या क्या इलाज ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसके लिए। तो सर आप लीवर कैंसर अवेयरनेस मंथ के लिए लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, सबसे पहला मैसेज यही रहेगा कि जो वैक्सीनेशन है आप उस चीज़ को अपनाइए, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। दूसरी बात यह है कि अगर किसी में इन्फेक्शन डेवलप हो गया तो जो आपके इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट मौजूद है, तो आप ट्रीटमेंट के लिए अगर आप स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो हो सकता है कि आपको ये खतरनाक बीमारी का आपका रिस्क बहुत कम हो जाए और ऐसी चीज़ आपको कभी देखनी ना पड़े। तीसरी बात ये है कि अगर फिर भी ये बीमारी हो गई है तो इसका भी कुछ इलाज मौजूद है, जिसके थ्रू हम इस बीमारी को कंट्रोल में रख सकते हैं, और कई बार अगर अर्ली स्टेजेस में पता लग जाता है तो हम इसको ठीक भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज की चर्चा से बहुत सारी नई जानकारियाँ मिली होंगी, जो आप लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। इसी के साथ हम आज की इस चर्चा में विराम लेना चाहेंगे। मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर सिद्धार्थ तुरकर सर का, जो कि कैंसर रोग स्पेशलिस्ट हैं, और मैं आपका अपना डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा, इमरजेंसी फिजिशियन, NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। धन्यवाद।